Good morning, ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4, Civics. And the title of the chapter is Working of Institutions. Beta, first question is define the term no confidence and no confidence motion. कि नो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टर्म है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों को एक तरह से हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। आंसर देखिए बेटा कि नो कॉन्फिडेंस मीन्स दैट द लीडर ऑफ द हाउस हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एंड इज़ नो लॉन्गर वांटेड टू लीड द गवर्नमेंट। कि नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जो लीडर है, जो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, उसने लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी उसके साथ नहीं है, उनका बहुमत उनके साथ नहीं है और अब वह सरकार नहीं चलाना चाहता। इसके बाद वो सरकार नहीं चला सकता। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ फॉर्मल रेजुलेशन। तो ये एक औपचारिक रेजुलेशन है टेबल्ड इन द हाउस, जो कि सदन के अंदर रखा जाता है ये प्रस्ताव, टू सी वेदर द लीडर इंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। ये देखने के लिए ये प्रस्ताव रखा जाता है, सदन में पेश किया जाता है कि जो लीडर है, जो सरकार को लीड कर रहा है, उसके पास हाउस की मेजॉरिटी है या नहीं है, उसके साथ कॉन्फिडेंस है या नहीं है। इफ़ द मोशन इज पास्ड, अगर इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाता है, द लीडर रिजाइंस, तो जो लीडर हैं वो रिजाइन दे देता है, उसको त्यागपत्र देना ही पड़ता है क्योंकि उसके साथ मेजॉरिटी अब नहीं रही है। एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू इनकम्बेंट, और इसके बाद जो नए जो सक्षम जो लीडर हैं, नई जो सत्ता जो संभालना चाहता है, उसके द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके स्थान पर उस व्यक्ति को लीडर चुना जाता है जो कि कॉन्फिडेंस रखता है हाउस का, यानी हाउस के आधे से ज़्यादा मेंबर्स उसके साथ होते हैं, उस व्यक्ति को सत्ता सौंप दी जाती है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मिसलेनियस पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। मिसलेनियस होता है विविध प्रकार की, वेरियस प्रकार की। द पार्लियामेंट हैज़ द फॉलोइंग मिसलेनियस पावर्स, कि अनेक जो विविध प्रकार की जो शक्तियाँ हैं पार्लियामेंट की, वो इस प्रकार हैं। पहली क्या है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। तो दोनों ही हाउसेज के, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो निर्वाचित हैं, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं, तो उनको इस तरह का राइट नहीं होता है कि वो पार्टिसिपेट करें इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें हिस्सेदारी लेते हैं, किसमें, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें उसकी वोटिंग में। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी दोनों ही जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, उनके मेंबर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर देयर मिसबिहेवियर और इनकम्पिटेंस। तो जो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को कि किसी जज को रिमूव कर दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का, अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, यानी वो मिसबिहेव करते हैं या काम करने में वो सक्षम नहीं है, उनकी कम्पिटेंसी अगर संदेह के दायरे में है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूवल को रिकमेंड कौन करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स। नेक्स्ट द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट टू रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति को किसी भी जो राष्ट्र के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं,
उनको उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती हैं। राष्ट्रपति के पास इस तरह का प्रस्ताव भेज सकती हैं, पारित करके उसको अपने मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। तो उसके बाद चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उनको अपना पद त्यागना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज अंडरस्टूड बाई एडजर्नमेंट मोशन, कि एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। एन एडजर्नमेंट मोशन इज अ प्रपोजल फॉर पोस्टपोनिंग द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस इन ऑर्डर टू डिस्कस a matter of urgent public importance such as a serious riot, a case of police firing on a procession or a grave railway accident and so on। यानी किसी भी गंभीर विषय के ऊपर जब हाउस के जो मेंबर हैं वो सामान्य कार्रवाई को रोककर किसी गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं या कुछ विशेष विषय के ऊपर चर्चा चाहते हैं, तो इस तरह का जो मोशन है दैट इज़ कॉल्ड एडजर्नमेंट मोशन। यानी किसी विशेष परिस्थिति में जो कि जनहित के लिए हो, पब्लिक इंटरेस्ट में किसी विशेष, चाहे वो राइट है या कोई पुलिस फायरिंग का कोई केस है या कोई दूसरा कोई सीरियस केस है, उसकी तरफ हाउस का ध्यान अट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन एडजर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है, पर्सन काल बोलते हैं इसको। इसके लिए एक विशेष टाइम निर्धारित होता है दोनों सदन के अंदर, जिसके दौरान हाउस के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के जो शामिल जो मिनिस्टर हैं उनसे, उनके महकमे से संबंधित, उनके डिपार्टमेंट से, उनके पोर्टफोलियो से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स। इलिसिट होता है प्रकाश डालना, प्रकाश में लाना किसी चीज़ को। इलिसिट इन्फॉर्मेशन और मैटर्स और पब्लिक कंसर्न, यानी जनहित के जो मामले हैं उनमें जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुटअप किए जा सकते हैं। किससे? फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे जनहित के जो विषय हैं उस बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं और जानकारी हासिल की जा सकती है। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इज़ डिवोटेड टू आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन। तो दोनों ही हाउसेस के अंदर जो पहला घंटा होता है बैठक का, वो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। इट इज़ नॉन एज द क्वेश्चन आवर, तो इसको क्वेश्चन आवर अथवा प्रश्नकाल कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आई होप you will have understood all these questions clearly. You will have to write this question in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards to complete their study work. Thank you beta, have a nice day.